तो बताएंगे भैया पिछली क्लास में क्या क्या गुल खिलाए थे, याद आ रहा कुछ, है ना? हाँ, एसेट, नॉट एन एसेट, कैपिटल गेन का पौधा, ठीक है। लटका सटका किस में देखते हैं? 45 टू 42A, ठीक है। समझ के बाद 3 सेक्शन कौन से थे जिसमें हम कैश बेसिस करेंगे? 45 1A, 45 2, 45 5, याद रखना है ना, स्पेशल सेक्शन। तो सर अब अगर आज की बात करते हैं तो आज सीखना है सर हमें कैपिटल गेन निकालना कैसे है और कैपिटल गेन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मूले नहीं है सैलरी की तरह, हर उसके फॉर्मूला है ना, एक ही फॉर्मूला पूरे कैपिटल गेन का, जैसे आज प्रॉपर्टी में एक ही फॉर्मूला था ना, ऐसे पूरे कैपिटल गेन का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। उसी फॉर्मूले में अलग 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 केसेस हैं, जैसे आज प्रॉपर्टी केसेस थे, बिल्कुल सेम केसेस है ना, कि मैंने स्टॉक बेचा तो क्या कर दूंगा मैं, ठीक है ना, मैंने ज्वेलरी बेची तो क्या करूंगा, लैंड और बिल्डिंग बेची तो क्या करूंगा, बस ये छोटी छोटी बात है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो अगर देखो सबसे पहली बात, ताई ने बोला भाई कैपिटल गेन को तो बिल्कुल आसान रखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की तरह बिल्कुल टुच्चा से रखते हैं, अकाउंट्स का मुझे फॉर्मूला बता दो, अकाउंट्स में अगर कोई भी एसेट बेची जाती है तो तुम क्या कैसे निकालते हो उसका प्रॉफिट? सेल्स, सेल ऑफ एसेट्स माइनस बुक वैल्यू या कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, यही हो गई। तो ताई ने कहा मैं भी तो यही कह रही हूं, पर ताई ने बोला एक बात, क्या? मैं भी यही कह रही हूं पर करूंगी क्या? बोलो भाई, नाम बदल दूंगी, सर क्या कर दूंगी, है ना, ठीक है ना। तो ताई ने कहा भाई देखो, जैसे तुम अपने रिलेशनशिप में नाम बदल लेते हो, एक्स का नाम कुछ और रखते थे तुम, बाबू, सोना, गुड्डू, मुड्डू, है ना। तो ताई ने बोला यार नाम बदलने का देखा मुझे कितना फर्क होने वाला, ये भाई हमेशा मुझे इस पे शक होता है हमेशा, कौन है वाला भाई, एवेंजर, है ना। तो ताई ने कहा भाई कैपिटल गेन की मोहब्बत में हम भी तो नाम बदल सकते हैं। तो ताई ने बोला जिसे दीवार पार वाले भैया क्या बोलते हैं, सेल्स, मैं उसे आज के बाद बोलूंगी सेल्स कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वर्ड से तुम भरी भांति वाकिफ हो। और जिसे दीवार पार वाले भैया बोलते हैं कॉस्ट, उसमें मैं बोलूंगी कॉस्ट, नाम तो दूंगी पर इसमें भैया अपना मसाला डाल दूंगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसे प्यार से हम बोला करेंगे कोआ, क्या बोला करेंगे, कोआ, ओ कोआ, ठीक है। तो सेल्स माइनस कोआ, ताई ने बोला ये हो गया, जो भी आएगा ये क्या आएगा तुम्हारा, कैपिटल गेन आ गया। इसको तुम ब्रेकअप पार्टी में भली बात से क्या कर चुके हो, है ना, क्या कर चुके भाई, पढ़ चुके हो। तो हमने ये बात तो समझ ली सर कि सर ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, कैपिटल गेन आ जाएगा, इससे छोटा फॉर्मूला क्या होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी से भी छोटा फॉर्मूला है, ठीक है ना। फिर एक आदमी के चक्कर में बहुत तगड़ा लोचा हुआ भाई कई साल पहले, तुम्हारी तरह बहुत दिमाग वाला आदमी था वो, है ना, बहुत दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम ही दिमाग सिंह था, ठीक है। अब वो कहने लगा ताई मेरे साथ डेट पे चलो, ताई कह रहे शर्म कर ले कुछ, कह रहा ताई अरे मतलब ताई ऐसी बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बट दूसरा कर लेता हूँ, मेरे साथ डिनर पे चलो। तो उन्होंने कहा चल भाई क्या खिलाएगा, तो ना डोसा खाएंगे, डोसा, क्या खाएंगे, डोसा। अब भाई यहाँ वो बैठा आराम से, कह रहा ताई बिल मेरी तरफ से है, इस बार ताई बहुत ही बढ़िया से रेस्टोरेंट में, ताई बहुत खुश है कि चला बहुत दिन बाद क्या होगा, डोसा खाने को मिलेगा। टेबल के अदला बदली दोनों, है ना, आराम से बैठे, डोसे वाला डोसा ला रहा है, ठीक है ना, डोसे वाले ने प्लेट में पेपर डोसा रख दिया, ताई इधर से मैं खाऊंगा इधर से तुम खाना, ठीक है ना। और इधर से सांभर नारियल चटनी रख दी, सांभर नारियल चटनी रख दी, लाल वाली भी तो आने लगी आजकल, तो इधर लाल लाल वाली चटनी रख दी, टेबल क्या हो चुकी है, बिल्कुल सजाई जा चुकी है। अब जब ताई ने डोसा खाया तो ताई ने देखा डोसा भी गर्म है ना, डोसे का मसाला भी बहुत बढ़िया बन रहा है, मुंह में पानी आ होगा, सटक लो पहले, सबके मुंह में पानी आ गया होगा, डोसे का नाम सुनकर सटका जा सकता है पानी, बाहर मत निकाल लेना, ठीक है ना। तो ताई ने कहा बहुत बढ़िया डोसा है भाई, बहुत अच्छा से, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके आया। फिर जब ताई ने सांभर खाया उसमें कॉकरोच की टांगे लहर रही थी, ताई ने देखा ये क्या है, ताई मसाला है मसाला, केसर के वो डाले
केसर के लेग पीस डाले हैं, है ना, ठीक है। ताई ने अजीब सा लगा, फिर ताई ने आखिरकार मन मार के क्या किया, दो चखा तो बहुत ही ज्यादा क्या था, है ना, अजीब सा था, खराब सा था। अब ताई ने रेस्टोरेंट वाले को बुलाया, पहले तो इसके धर दिया भट्टी, है ना, कहाँ लेके आया मैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाले को बुलाया, रेस्टोरेंट वाले से पूछा भाई ये क्या है, वो कह रहे ताई सांभर है, इसमें क्या दिक्कत है, सांभर है। तो सांभर बनाया कब था ये बता, फूड इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो बाद में जब पड़ताल हुई तो उसने खुद कबूल लिया कि सांभर बनाया था 2020 में, कोरोना के टाइम पे रेस्टोरेंट बंद हो गया, बहुत सांभर बच गया था हमारा, रॉ मटेरियल बच गया था, और बना के टंकी में भर रखा है। मैं टंकी में से निकालते, छोले वाले छोले निकालते, पानी घोल देते हैं ना उसमें, ऐसे टंकी में से सूखा सांभर निकालते, पानी घोल के खिला देते हैं। तो ताई क्या दिक्कत है, प्रोटीन है अंदर, कॉकरोच प्रोटीन, छिपकली प्रोटीन। बेयर ग्रिल्स नहीं देखा तुमने डिस्कवरी चैनल पे, वो यही सब तो खाता है। देखो आज तक कितने बड़े जिंदा चल रहा है, जिंदा है आज भी वो, है कि नहीं बात। तो ताई ने बोला कि भाई प्रोटीन शेक तो तुझे अब जेल में मिलेगा, प्रोटीन फाइनेंस मिनिस्टर को मारने की साजिश में तुझे भी क्या मिलेगा, जेल में मिलेगा प्रोटीन शेक, ठीक है। अब वो बेचारा बस क्या लगा ताई, मैं यही चाहता था कि आप थोड़ा सा इसको हल्का सा चखोगे तो आपको बीमार तो नहीं हो रही आपने मुझे उगल भी दिया। आप जब मैं प्रोटीन शेक जेल में चखूंगा और पूरी जिंदगी भर देश के करोड़ों लोगों के साथ, करोड़ों अरबों लोगों के साथ आप ये करती आई हो, तो आपको जेल नहीं जाना चाहिए। भाई ताई के दिल पे लगी बात, इतना खतरनाक आदमी, पहली बार इतना खतरनाक आदमी देखा। तो मुंह पे इल्जाम किसके, मुंह पे क्या कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है किसके, ताई के। तो उसने बोला, ताई ने बोला मैं तेरे को बासी खाना खिला रही हूँ, खराब खिला रही हूँ, 2020 का बना हुआ है। तो उसने बोला ताई आप तो इससे भी बुरा कर रही हो, किसी के मरने से ही बुरा कर रही हो। ताई की और दिल पे लगी बात। ताई ने बोला फालतू बोल रहा है, चप्पल मारूंगी। उसने बोला ताई मैं प्रूफ कर दूंगा। ताई ने बोला अगर तूने प्रूफ कर दिया तो तेरी सजा माफ, है ना, और तू जो कहेगा वो करने को तैयार हो, प्रूफ कर दे मैंने 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के साथ क्या बेईमानी की है, और मरने से भी बुरी क्या बेईमानी की है। नहीं समझे तुम भी, समझे नहीं समझे, नहीं समझे भाई, तुम भी नहीं समझे। उसने बोला ताई मैंने ये एसेट कब बेची, मान लो ये गोल्ड है, गोल्ड, मैंने एसेट कब बेची, है ना, ये हाउस मान लेते चलो, क्या है घर, मैंने एसेट कब बेची, अपने प्रीवियस ईयर में बेचूंगा तभी तो टैक्स लोगे, क्योंकि आपने कल बोला था सेक्शन में, है ना, ट्रांसफर इन द प्रीवियस ईयर, है ना, और टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, याद आया 45(1) एक्सेप्ट 3 केसेस। तो भैया इस साल मैंने ट्रांसफर किया तो आप इस साल मुझे टैक्स मांगो, ठीक है भाई। उसने बोला मैंने ये अपना घर ये 1 करोड़ का ट्रांसफर कर दिया। फिर उसने बोला कि आपने बोला कि जब ये डोसा आज का है तो सांभर भी कब का होना चाहिए, आज का, और सांभर तो कब का दे रहा है, 2020 का। मैं था यही तो आप कर रही हो, मरने से बुरी हालत। 1 करोड़ किसकी वैल्यू है, आज की, और मैंने ये घर खरीदा था 2010 में, मान लो मैंने जुलाई 2010 में घर खरीदा, तो ये जुलाई 2010 में जब ये मैंने घर खरीदा तो जुलाई 2010 में इसकी वैल्यू थी मान लो 20 लाख रुपए। भाई ताई मैं यही तो कह रहा हूं, ये तो हो गया डोसा और ये हो गया सांभर, ये कह दो ये हो गए भटूरे, ये हो गया छोले, दोनों को मैच करोगे नहीं करोगे। जब यहां पे खुद खाने की बात आई तो तुमने कहा कि भाई डोसा भी उसी दिन का हो और सांभर भी उसी दिन का तो खाया जाता है। अब मैं बेच रहा हूं अपने 2025 में और आप कॉस्ट कब की ले रही हो, तो मैच कहां हो रहा है, डोसा आज का सांभर उसका। ताई ने बोला भाई ये क्या बात हुई भाई कहने वाली, हमने कहा ये क्या बात, ये क्या कहने वाली क्या बात है, सही है गलत है, तो बताओ अगला सवाल उसमें क्या कहा होगा कि क्या होना चाहिए। हाँ कॉस्ट को भी तो इन्फ्लेट करो, आपने सेल प्राइस तो आज की वैल्यू पे ले ली, कॉस्ट को कौन इन्फ्लेट करेगा, बोलो समझ में बात, कॉस्ट को कौन इन्फ्लेट करेगा। अगर ये घर 2 जुलाई में 20 लाख का था तो सेम घर, सेलिंग प्राइस नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस में तो इंसान प्रॉफिट भी जोड़ता है, सेम घर की कॉस्टिंग बताओ आज, है ना। अब सोनार से गोल्ड के बारे में बात करो तो गोल्ड का सेलिंग प्राइस अलग होता है, उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा वो। तो वो कह रहा है सेम घर
प्रॉफिट ऐड होने के बाद 1 करोड़ का बेचा जा रहा है ना। सेम घर, रॉ मटेरियल, जमीन, सब कुछ लगाने के बाद कॉस्टिंग कितनी बढ़ेगी फिनिश होने के बाद? बुलाओ ना ठेकेदार को। तो ताई के दिल पे लगी बात, ताई ने कहा यार बात तो क्या करें। ताई ऐसा नहीं, पूरी दिल की इंसान है, तुम्हें ही लगता है ऐसा, है ना। तो ताई ने बोला चल एक काम करते, क्या चाहता हूं? उन्होंने कहा ये चाहता हूं डोसा आज का है तो सांभर भी आज का बनाओ। अब यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या कर दो? इन्फ्लेट कर दो। तो ताई ने इसका सॉल्यूशन निकाला। ताई ने बोला चलो एक काम करती हूं, सेल कंसीडरेशन तो आज का लूंगी, इसमें से तू कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इन्फ्लेट करूंगी, तो इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आनी चाहिए। हमने बोला सिर्फ कॉस्ट को नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? इन्फ्लेटेड को आनी चाहिए। तो आपने बोला को आ, मैं बोल रहा हूं इको आ। तो क्या होना चाहिए? कोआ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इको आना चाहिए, इन्फ्लेटेड कोआ होनी चाहिए। अब इन्फ्लेशन कैसे करें, ये समस्या आई। तो ताई ने क्या किया? ताई ने इनकम टैक्स में इन्फ्लेशन के पॉइंट बना दिए। क्या बना दिए बाबू? तो ताई ने बोला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा। पहले हम उस असेट्स की कोआ लेंगे, कोआ को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेशन पॉइंट बोला इंडेक्स पॉइंट, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है ना। अब इंडेक्स ऑफ सेल ईयर मतलब तुम्हारे अपने प्रीवियस ईयर का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर मतलब जब तुमने खरीदा था 2010 में, जुलाई 2010 का इंडेक्स, यानी 10-11 का इंडेक्स। तो ताई ने बोला था इतना तो मैं इन्फ्लेशन मैं बताऊंगी, ये नहीं कि तू बता देगा कि भाई ये 10-20 लाख की एसेट होगी 90 लाख की आज, तो 10 लाख प्रॉफिट कमा रहा तू? नहीं, मैं बताऊंगी 20 लाख पे कितना इन्फ्लेशन रखा है, ये हम गवर्नमेंट निकालेगी। ठीक है। तो भाई दिमाग वाला बंदा कह रहा तुम्हारी तरह, ठीक है सर ताई कोई दिक्कत नहीं, चलो इन्फ्लेशन तुम निकाल दो भैया, तुम बड़े बड़े इकोनॉमिक्स रख रखे तुम निकाल देना। और उन्होंने कहा जो इन्फ्लेशन होगा वो सभी के लिए होगा, खाली तेरे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं है, तेरे साथ ही चीटिंग चल रही है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ताई ने इसे नाम दिया कि जब मैं इसको इन्फ्लेट करूंगी तो मैं इसको नाम दूंगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या नाम दूंगी बाबू? बोलो रे पुष्पा, क्या नाम दिया जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो वैल्यू आएगी इसे मैं कैपिटल गेन नाम दूंगी। इसे मैं क्या नाम दूंगी? कैपिटल गेन नाम दूंगी। तो इंडेक्स करके फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा क्यों? प्राइस नहीं, कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेल 1 करोड़ होगी तो इंडेक्स करके जो 20 लाख का क्या आएगा? कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट इंडेक्स हो जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा। जब कैपिटल गेन कम आएगा तो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेशन का फायदा होगा। होगा नहीं होगा? पर तुम्हें लगता होगा ताई इतनी शरीफ होगी? तो ताई ने क्या झोल किया होगा? नहीं, ताई ने ये बोला ये इंडेक्स का फायदा, होश में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंडेक्स का फायदा सिर्फ किसके लिए होगा? एक ही एसेट के लिए। हाँ, जो दिमाग सिंह जिस के ऊपर लड़ाई करने गया, यानी कि बाकी ज्वेलरी, शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब पे इंडेक्स का फायदा, वहां नॉर्मल अकाउंट्स वाला फॉर्मूला है। ताई ने कहा खरीदे होंगे तूने ज्वेलरी, कब? हाँ 2010 में, मैं उस पर क्या नहीं करूंगी? बताओ कोई तरीका है? बात तो कॉमन ही है ना। बात तो कॉमन ही तो है। मैंने कहता है वैसे गलत बात है। किसी बंदे ने गोल्ड खरीदा हो 2010 में तो उसकी कॉस्टिंग आज तो बढ़ी है ना। लेकिन तय क्या करें, ये मजा कि सिर्फ किसको दिया जाएगा? सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को। किसको? ठीक है ना। और वो भी लैंड और बिल्डिंग कब? जब लैंड और बिल्डिंग लटका होगी। कब? जब लैंड और बिल्डिंग क्या होगी? मतलब तुमने आज बिल्डिंग, अच्छा लैंड और बिल्डिंग बताओ कब कितने महीने में लटका होती है ना। तो अगर मैंने खरीदा और 12-15 महीने के बाद लैंड और बिल्डिंग बेच दी तो मजा नहीं मिलेगा। तो फिर सेम फॉर्मूला अकाउंट्स वाला। तो मैंने कहा ताई बहुत जाती करी तुमने। कहने का भाई देखा, अच्छा लगे बुरा लगे,
मुझे जो समस्या आई मैंने उसका समाधान दिया है, उसका समाधान हर असेट पे लगेगा ऐसा मैंने नहीं कहा था। तो इसलिए सही बच्चे हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पे ही है ना ये कैलकुलेशन की जाएगी। कैपिटल गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो समझ गई बात। अब अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहां लिखेंगे अगर लैंड और बिल्डिंग लटका है, इफ लैंड और बिल्डिंग इज बाबू क्या लटका, बोलो भाई समझ गई बात। तो और अगर लैंड और बिल्डिंग क्या है सटका, ठीक है। अगर लैंड और बिल्डिंग लटका है तो ताई ने बोला एक काम करते हैं, लैंड और बिल्डिंग अगर लटका है तो तू उस पर कैपिटल गेन निकाल पहले अकाउंट्स वाले भैया के फॉर्मूले से। हमने बोला अकाउंट्स वाले भैया का क्या फॉर्मूला था, सेल कंसिडरेशन है ना, कितने की बेची उसने, सॉरी लैंड और बिल्डिंग कितने की बेची 1 करोड़ है ना, या चलो लिख देते हैं लैंड और बिल्डिंग बेची उसने 50 लाख की। उसने ये खरीदी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जुलाई 2010 में, मान लो लिख लेते हैं यहाँ पे 10 लाख, थोड़ी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो उसका कैपिटल गेन कितना आया, अब ये बताओ अपने ईयर में मैं बेच रहा हूं, ठीक है ना, 2010 में खरीदी थी अपने ईयर में बेच रहा हूं, 24 महीने से बड़ी हो गई नहीं हो गई, तो लैंड और बिल्डिंग अगर 24 महीने से बड़ी हो गई है ना, तो वो लैंड और बिल्डिंग क्या बनी लटका, बिकॉज इफ सेल आफ्टर, एक बात बताओ रसगुल्ले खाए कभी, तो रसगुल्ले मीठे कब होते हैं, अलग होते हैं ना, गुल्ले पहले तो गुल्ले निकलते हैं, पहले तो गुल्ले निकलते हैं ना दीदी, और उससे किसमें डुबोया जाता है, तभी तो क्या बनते हैं रसगुल्ले। अब अगर मैं गुल्ले गुल्ले निकालूं और गुल्ले दही में डुबो दूं तो क्या बन जाएंगे, दही बल्ले नहीं दही गुल्ले, कर दे टुच्ची बात। मैंने क्या निकाले कढ़ाई में से गुल्ले, तो रस में डुबो दे तो क्या बन गए, और दही में डुबो दे तो क्या बन गए दही गुल्ले। नई डिश देगा सर, अग्रवाल स्वीट्स बहुत बड़ी चेन है मेरी वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि चलो यार टाइम पास हो जाता है, बच्चों के साथ मिलने मिलाने में अच्छा लगता है ना। अग्रवाल स्वीट्स सुना ना, हर शहर में मेरी चेन है, हाँ कूपन दूंगा मैं तो मैंने एक नई डिश तैयार करी है, किसी भी अग्रवाल स्वीट पे जाके कह देना कि हमें रसगुल्ले मत दो, हमें दही गुल्ले दो, तो क्या दही बल्ले दही गुल्ले नहीं नहीं मेरा नाम लेना तुम्हारे मालिक ने भेजा है, ठीक है। तो चाशनी अगर मीठी है तो रसगुल्ले बनेंगे, और रसगुल्ला भी क्या होगा मीठा। चाशनी की जगह अगर दही में गुल्ले डाल दिए तो गुल्ला क्या बनेगा, नहीं नमकीन। तो यही ताई कह रही है अगर असेट लटका है तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, यानी उसका कैपिटल गेन भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसको प्यार को क्या नाम देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लैंड एंड बिल्डिंग सोनिया जी आ जाएंगी, सेक्शन 112 से टैक्स होगा, होश में याद रखना। शेयर्स की बात होगी तो या तो केजरीवाल जी आएंगे या राहुल जी आएंगे, याद रखना ये बात है ना। ब्रेकअप पार्टी से पूरी भयंकर तरीके से रिलेट करता है हर चैप्टर, समझ में ना बात। इसलिए मैं वो पहले पढ़ा देता हूं कि ताकि तुम्हें ये पता रहे टैक्स लायबिलिटी कैसे निकल रही है, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है था, समझ गए बात। अभी तो तुमने वादा किया था, इस पर क्या करियो, इन्फ्लेशन लगाइयो। तुम सीधे क्यों निकलवा रही हो, अकाउंट्स वाले भैया का फॉर्मूला क्यों लगा रही हो। तो ताई ने बोला चल इन्फ्लेशन इंडेक्स कर दे यार, तू रो मत, इंडेक्स कर चल। मैंने कहा ताई हाँ इंडेक्स किया, सेल कंसिडरेशन। अब इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स कोवा को इंडेक्स करेंगे, कोवा कितनी है उसकी
इंटू इंडेक्स ऑफ द सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द परचेज ईयर इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, है ना। अब इंडेक्स ऑफ सेल ईयर परचेज ईयर, इसमें तुम्हें सेल ईयर का तो याद रखना क्योंकि तुम्हारा ईयर है, परचेज ईयर एग्जाम में दिया मिलेगा, ठीक है ना। और ये रहा तुम्हारे नोट्स में, किताब में ये हमारे ईयर का इंडेक्स कौन सा है बाबू, कौन सा है 24-25। तो कौन क्या कितना इन्फ्लेशन है, अपने ईयर का याद करना है बस। और बताओ 2010-11 का, ये क्वेश्चन में मिलेगा, मतलब टेबल तुम्हें नहीं रटनी, है ना। तुम्हें बस अपने ईयर का इंडेक्स याद रखना है, ठीक है। अब बताओ इंडेक्स ऑफ सेल ईयर भैया 363, इंडेक्स ऑफ 2010 167। तो बताओ 10 लाख की वैल्यू एसेट आज कितने की मानी जाएगी कीमत, ऐसे बोलो 2113। अब बताओ ये भी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, ए पुष्पा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 28, ठीक है आ गया। अब मैंने कहा ताई जब ये बताओ, जब तुमने कहा था लैंड और बिल्डिंग पे इंडेक्स दूंगी तो ये क्यों करा रही हो, सिंपल वाला फॉर्मूला क्यों करा रही हो, इंडेक्स वाला कराओ ना, सिंपल फॉर्मूला इंडेक्स, ऐसे याद करेंगे हम इसे। सिंपल फॉर्मूला मतलब अकाउंट्स की क्लास में जो सीखते हैं बचपन से 11वीं क्लास से, और एक इंडेक्स वाला। तो ताई ने बोला तेरा ही भला कर रही हो, रो और आटी मत मचा, तेरा ही भला कर रही हो। इन दोनों में से जो तुझे अपने बेनिफिट के लिए लगता है ना, वो फॉर्मूला ले ले लैंड और बिल्डिंग पे। बताओ हमारे लिए किसमें बेनिफिट है, 40 लाख पे टैक्स देने पर या इंडेक्स पे टैक्स देने पर, इंडेक्स पे टैक्स देने पर, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस पर टैक्स लायबिलिटी। तो बताओ इस पर टैक्स कितना आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने पे टैक्सेबल होता है बाबू, एट द रेट 12.5%। कितना आ गया पूरा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी कितने से टैक्स होगा, नहीं, 10। एक बात बताओ भाई, अगर इस पे 12.5 लगाओगे तो भी 5 लाख, इस पे लगाओगे तो हमेशा ही कमाएगा, हमेशा कमाएगा नहीं आएगा। फिर तो सवाल ये होना चाहिए था कि भाई फिर तुम ऑप्शन दे क्यों रही हो, क्योंकि हमेशा टैक्स इसमें कमाएगा। भाई इसमें प्रॉफिट आ रहा 40 लाख का, इसमें प्रॉफिट आ रहा कितना 28 लाख का, तो हमेशा हमेशा टैक्स तो 28 लाख पे कमाएगा ना। तो तुम अलग अलग कराने की जरूरत क्या है, फिर तो ये बोलो लैंड और बिल्डिंग पे इंडेक्स लगेगा, खेल खत्म। बाकी के सेट पे सिंपल फॉर्मूला, लैंड और बिल्डिंग पे इंडेक्स फॉर्मूला, कैपिटल गेन खत्म। दो फॉर्मूले बता दो हमें, दो याद कर लेंगे अलग अलग। समझ भाई, ताई ने कहा ब्रेकअप पार्टी में तुमने 12.5 सीखा, बढ़िया सीखा, कुछ इस चैप्टर की भी तो इज्जत करोगे। तो ताई ने बोला सिर्फ इस पे, अगर लैंड और बिल्डिंग इंडेक्स नहीं करी तो 12.5 है जो हमने ब्रेकअप पार्टी में सीखा। अगर लैंड और बिल्डिंग पे इंडेक्स कर दिया तो इंडेक्स का मजा लेके तुम कैपिटल गेन घटा चुके हो, तो कैपिटल गेन घटा चुके हो तो टैक्स ज्यादा देना चाहिए तुम्हें। तो ताई ने बोला एट द रेट 20%। पूरी दादा एट द रेट 20%, कितना 5652, हाँ क्योंकि टैक्स आ रहा है, टैक्स को हम हमेशा 10 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं, तो 69 को क्या कर देंगे। अब मुझे बता दो 5 लाख टैक्स में और 20% टैक्स में किस में कम है, सिंपल वाले में कम है ना, तो सिंपल वाला वो करूंगा। इसका मतलब विच एवर इज बेनिफिशियल, इसका मतलब विच एवर इज, ताई ने बोल दिया, तुम ये बोल दो विच एवर इज लेस इज टैक्स लायबिलिटी, या विच एवर इज लेस इज टैक्स लायबिलिटी आंसर ऑफ कैपिटल गेन। बस इसमें क्या बात है, कह दो भाई विच एवर इज लेस इज आंसर या टैक्स लायबिलिटी। ठीक है,
ये लैंड और बिल्डिंग पे ताई ने लोचा किया, है ना, दिमाग वाले भैया की वजह से, दिमाग वाले भैया की वजह से ये लोचा किया। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? तो और अच्छा, अगर असेट मेरी, अगर यही लैंड और बिल्डिंग मेरी क्या है, सट का है लैंड और बिल्डिंग, अब क्या करूं? बोलो, सिंपल फॉर्मूला, अगर लैंड और बिल्डिंग सट का है तो सिंपल फॉर्मूला क्या? माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना। और क्योंकि सट का है, अगर चाशनी मीठी तो रसगुल्ला ही मीठा होगा, अगर असेट सट का है तो आंसर भी सट का, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, इतना नोट कर लिया? अभी एक मिनट दिखा रहा हूं, इसे थोड़े से छोटा चेंज करूंगा फिर बताता हूं। अब ये हटा रहा हूं मैं, है ना, तुम इसमें अब एक अलग से ही चाहे फॉर्मूला बना लेना। अब ये बताओ, अगर जरूरी है मैंने घर बेच के खरीद के बेचा ही हो, मैंने घर खरीदा फिर उसमें मैंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, होता नहीं हो सकता? पहले मैंने घर खरीदा था, सिंगल फ्लोर था, उसके ऊपर क्या बना दिया, फिर कुछ दिनों में उसके ऊपर क्या बना दिया। अब इस प्यार को क्या नाम दूं? जब खरीदते तो उसे नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो माइनस कर दिया। अब जब बेचने जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं बेचने का फर्स्ट फ्लोर थोड़ी बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? पूरा घर, पूरे घर में क्या बेच रहा हूं? फर्स्ट फ्लोर भी सेकंड फ्लोर भी। अब जो फर्स्ट फ्लोर है सेकंड फ्लोर है, इस प्यार को क्या नाम दूं? नहीं, इसको नाम दिया ताई ने इंप्रूवमेंट। क्या नाम दिया? तो ताई ने बोला जब तू टोटल सेल करेगा तो इसमें क्या लेस करेगा? इसमें तू लेस करेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस तरीके से। ऐसे क्या लेस करेगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐसे इसमें भी क्या लिखा होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना, और इसमें क्या लेस करेगा? माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और क्योंकि भाई यहां पर तूने इंडेक्स किया था तो मैं क्या माइनस करूंगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंप्रूवमेंट भी क्या होगी? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है। और अगर कोई खर्चा किया होगा, ब्रोकर को पैसे दिए होंगे, तो उसे क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंस ऑन सेल। तो सेल कंसिडरेशन माइनस इकोआ माइनस इकोई, कोआ इकोआ, कोई इकोई, और एक्सपेंस ऑन सेल माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। और अगर कोई भी एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है ना, तो सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ माइनस कोई माइनस एक्सपेंस ऑन सेल, ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। है ना। ये तो बात किसकी होगी भाई? बोलो, लैंड और बिल्डिंग की। ठीक है, अब नोट कर लिया इतना। अब लैंड और बिल्डिंग के अलावा ताई ने क्या बोला? बाकी सारी एसेट मेरी नजरों में क्या है? सब बराबर एक है। अब उसके अलावा कोई भी हो, सब मेरे लिए क्या है? एक है। तो इसको लिखते हैं अदर एसेट्स एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग। ताई अदर एसेट पे क्या लोचा कर रही हो हमारे साथ? ताई ने बोला अदर एसेट में कोई टेंशन नहीं लेने का है ना। अगर तेरी अदर एसेट है लटका, जैसे भाई तूने ज्वेलरी बेची, तो ज्वेलरी कितने साल में बड़ी हो जाएगी? 24 साल में नहीं, 24 महीने में, है ना। ठीक है, तो ताई ने बोला कोई भी एसेट दूसरी हो जो 24 महीने के बाद बेचेगा, जैसे ज्वेलरी में, तो वो एसेट 24 महीने के बाद क्या हो जाएगी? लटका हो जाएगी। तो अदर एसेट लटका है, तो ताई ने बोला मैं इसमें इंडेक्स के फायदे नहीं देती। सिंपल क्या लिखेंगे?
सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तो फॉर्मूला हो गया बगल वाले भैया का। इसमें ताई ने क्या फायदा दे दिया कि तूने अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट कराया है, पहले ज्वेलरी थी तुम्हारी 10 ग्राम के, तुमने 5 ग्राम सोना और चढ़वा दिया तो वो होगी 15 ग्राम की, तो वो भी तेरी कॉस्ट माइनस कर देंगे। और तूने अगर ज्वेलर को कोई एक्सपेंस ऑन सेल दिया है तो वो एक्सपेंस ऑन सेल भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिना इंडेक्स के जो वैल्यू आएगी ये बनेगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और बताओ इस पर कितना टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा 12.5% सेक्शन 112 के तहत। भाई चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे पेंटिंग हो, सब पे क्या लगना है, 12.5 ही लगना है। इंडेक्स तो कर नहीं रहे। सिर्फ लैंड और बिल्डिंग में क्या कहा कि इंडेक्स कर लेगा तो 20% देना है, इंडेक्स कर लेगा तो। मैंने कहा ताई इसके अलावा अदर असेट अगर सटका होगी तो, मैंने ज्वेलरी खरीदी आज 5 महीने बाद बेच दी, प्रॉफिट हो रहा था भाई, तो ताई ने बोला यानी तूने ज्वेलरी को क्या बना दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, सटका बना दिया। फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ माइनस कोई माइनस एक्सपेंस ऑन सेल। ये क्या बनेगा तेरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये था तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये था तेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बाबू बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किससे टैक्सेबल होगा? हाँ सोचो ब्रेकअप पार्टी में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी, चलो यहां लिख देता हूं, मैं समझ गया हूं क्या कंफ्यूजन हो रही है उसके दिमाग में। यहां मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट शेयर्स, समझ गए? अब तुम राहुल गांधी से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी होंगे तो राहुल गांधी में ये फॉर्मूला रहेगा तो उनका टैक्स कितने में जाएगा, 20%, जो वो बोल रहा है। मैं समझ गया वो 20% क्यों बोल गया है ना। अब राहुल गांधी नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी है। अब स्लैब रेट जाएगा, दिस इज ऑटोमेटिकली बैलेंस में चला जाएगा। तो कहां चला जाएगा ये, स्लैब रेट से टैक्स होगा बैलेंस में। स्लैब रेट से टैक्स होगा कहां, समझ गए? और अगर यही ज्वेलरी हुई तो, सॉरी यही इक्विटी शेयर हुए तो कहां जाएगा, 20% राहुल जी सबसे पहले जो है ब्रेकअप पार्टी में। समझ में आ गई बात? ठीक है, हो गया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है अब तो। हाँ है ना, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानते हैं, न्यू। नोट कर लिया भाई? ठीक है, तो हमने सीखा फॉर्मूला क्या होता है, हमने सीखा लैंड और बिल्डिंग के लिए फॉर्मूले अलग है, और हमने सीखा अदर एसेट के लिए फॉर्मूले अलग है। तो भाई ये यहां से चाहे पढ़ लेना या छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने तुम्हें लिखवा दी है तो तुम यहां से छोड़ देना भी, है ना। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, बिना क्वेश्चन के मजा तो आएगा नहीं, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लैंड और बिल्डिंग पे क्वेश्चन लिखते हैं। अब दद्दू की याद में, तो मेरे दद्दू की याद में, है ना, तो लिखो दद्दू परचेज हाउस इन 1960, 10,000 रुपए का। फिर उनके बच्चे बड़े हो गए जिन्हें पापा कहता हूं, तो उन्होंने कहा हमें अपना अलग रूम दो, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। ही बिल्ड फर्स्ट फ्लोर इन 1980, उसमें लगा दिए उन्होंने 20,000 रुपया। ठीक है, फिर हम बड़े हो गए तो हमने कहा हमें भी अलग कमरा दो। फिर दद्दू ने क्या बनाया, सेकंड फ्लोर। दद्दू बिल्ड सेकंड फ्लोर इन 1995, 50,000 रुपीज। फिर इन्होंने, दद्दू ने थर्ड फ्लोर बनाया। ये बिल्ड थर्ड फ्लोर इन
अप्रैल 2000 5 लाख रुपीज। फिर उन्होंने बना 4th फ्लोर एंटीरा बना, ओ बुर्ज खलीफा बना दूंगा मैंने कहा दद्दू रुक जाओ बस। अब 4th फ्लोर उन्होंने ये बनाया फरवरी 2010 10 लाख। फिर एक दिन दद्दू गुस्सा आया, उन्होंने पूरा घर बेच मारा, पूरा घर, एक फ्लोर नहीं, पूरा का पूरा घर, है ना, पांच हो गए ना ग्राउंड फ्लोर मिला के। दद्दू सोल्ड द हाउस इन योर प्रीवियस ईयर, ₹1 करोड़। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर दद्दू। अब क्योंकि तुमने देखा लैंड और बिल्डिंग का मसला है, आंसर निकलेंगे 2। एक लैंड और बिल्डिंग विद इंडेक्स सेल 1 करोड़, और एक लैंड और बिल्डिंग विदाउट इंडेक्स। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ निकालेंगे भाई। पीडीएफ मैंने भेजी थी टैक्सी ग्रुप पे, है ना, तो उसमें से अपडेट करते रहना है इसमें कुछ अगर हाँ थोड़ी यहाँ से डेट देख लेना है, डेट्स का ही लोचा होता है बस, और कुछ नहीं। अब मामला कहाँ के फंसा, कहाँ के फंसा कि इंडेक्स के, जब मैंने इन्फ्लेशन पॉइंट देखे तो 2000 के बाद के पहले इंडेक्स ही नहीं है, पूरी था क्योंकि इंडेक्स के लोचे शुरू कहां से हुए थे, 2001-2। बोलो समझ में ना बात, लोचा फंस गए। तो अब ताई ने बोला कि भाई अगर तुम्हारा, है ना, इंडेक्स मैच नहीं हो रहा तो देखो कैसे। पहले तो सेल कंसिडरेशन कितना है, इसमें से माइनस क्या करूंगा, इकोआ। इकोआ मतलब पहले कॉस्ट लूंगा कि दद्दू ने कितने का लिया था घर, इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। अब इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, अब ये घर परचेज किया था दद्दू ने 1960 में, तो यहां इंडेक्स भी किसका होना चाहिए, है ना, क्योंकि शाहिद कपूर ने हमें एक बात समझाई थी, साड़ी के फॉल सा मैच किया है ना, साड़ी के फॉल मैच होना चाहिए, मतलब ये वाला ईयर और ये वाला ईयर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। साड़ी के फॉल सा, ठीक है। अब मैच तो हो नहीं रहा क्योंकि मैं 10,000 ले रहा हूं 1960 की वैल्यू, पर इंडेक्स कब का है, 2000 का, 2001-2 का इंडेक्स कब का है, 2001-2 का। अब पहला इंडेक्स लिया, अब बताओ कौन सा लिया। अब मगर मैं, मेरे पास एक इंडेक्स है 100 और वो किसका है, 2001-2, और ये वैल्यू कब की है, साड़ी के फॉल से तो मैच नहीं हो रहा, साड़ी के फॉल से तो मैच नहीं हो रहा रे। अब क्या करें, अब मैंने कहा ताई या तो पीछे के इंडेक्स दो, पीछे देखो पीछे, ताई ने कहा पीछे नहीं देखूंगी। तो हमने बोला आगे बताओ आगे, तो ताई ने कहा आगे बताऊंगी। तो बताओ क्या बताया होगा ताई ने, नहीं क्या बताया होगा, ताई ने फॉर्मूला बताया नया, जिसमें ताई ने बोला अब मैं 1960 की असेट को कहां लेके आ जाऊं, अगर 1-2 में ले आऊं तो ये 1960 का कब बन जाएगा, 1-2,
और नीचे डिनोमिनेटर 100 कब का है, 1 2, तो साड़ी के फॉल मैच हो जाएगा। मैंने कहा ताई हॉलीवुड की पिक्चर आई थी इंसेप्शन, है ना, शायद देखी ना हो, लियोनार्डो डिकार्पियो, उसमें कॉन्सेप्ट होता सपने के अंदर सपना, समझ आई ना बात। मतलब उसमें क्या करता है, जैसे मुझे तुम्हारे दिमाग में कोई बात डालनी है, तो वो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ यार पढ़ लिया करो, यार पढ़ लिया करो, है ना, मुश्किल हो जाएगी वरना तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। तो एक उसमें पिक्चर में कॉन्सेप्ट होता है, वो उसके सपने में घुसते हैं और सपने में उसकी इंटरनल अंदर, जिसे कहते हैं अंतरात्मा में वो उसे इंसेप्ट कर देते हैं, इसलिए इस पिक्चर का नाम है इंसेप्शन। इंसेप्ट कर देते हैं जिसको उसकी आत्मा मान लेती है, भाई करना है तो ये करना, वरना कुछ नहीं करना। पागलपन नहीं रहता, भाई करना है तो यही करना, वरना आत्महत्या कर लूंगा और कुछ नहीं करूंगा जीवन में इसके अलावा, है ना, राइट। मुझे सचिन तेंदुलकर ने बोला, मैंने सोच लिया था खेलना तो क्रिकेट खेलना, वरना कुछ, उसने पढ़ाई भी नहीं की। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास है, बस पढ़ाई सब छोड़ दी, ना पढ़ाई करूंगा, ना दुकान के पापा के साथ काम करूंगा, ना कि नौकरी करूंगा, तो क्रिकेट खेलूंगा, वरना फिर बेरोजगारी रह जाऊंगा। इसे बोलते हैं इंसेप्शन, कि इंसान के मन में एक चीज ठान ली, बस खत्म बात। तो वो उस पिक्चर में वो यूज होता है। तो सपने के अंदर जाते हैं, उसके अंदर एक और सपना क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं ताकि अंदर तक जा सके। तो मैंने कहा था इंसेप्शन देखी ना तुमने, कहीं हाँ देखी थी, बढ़िया थी, है ना, तुम भी देख लेना, थोड़ा समझ में कम आएगी, 1 2 बार देखोगे तो समझ जाओगे, है ना। तो बहुत ही गजब की मूवी लगी मुझे, वो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा वो। तो ताई ने बोला सपने के अंदर सपना होता है, लियोनार्डो डिकार्पियो ये करता है। इसके ऊपर भोजपुरी के अंदर पिक्चर बनी सपनिया के अंदर सपनिया। तो हमने भी ऐसी एक और पिक्चर बनाई, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला। मैंने ताई ने बोला एक फॉर्मूला इकोवा का, और इकोवा में अगर एसेट निकल गई 2001 से पहले, तो दूसरा फॉर्मूला उसे 2001 तक लाने का। मैंने कहा ताई मजे ले ली तुमने। तो ताई ने कहा भाई मजा आता है, बच्चों के साथ ऐसा करने में मजा आता है। तो मैंने कहा ताई सपने के अंदर सपनिया मतलब फॉर्मूला के अंदर एक और फॉर्मूला। ताई ने बोला हाँ भाई फॉर्मूला के अंदर एक और फॉर्मूला। तो ताई ने बोला अगर एसेट तुमने खरीदी होगी बिफोर 1 अप्रैल 2001, तब ये फॉर्मूला लगेगा कोआ के ऊपर। किस पे लगेगा, है ना। अगर वो लैंड और बिल्डिंग है, अगर वो बाबू लैंड और बिल्डिंग है, तो फॉर्मूला लगेगा उस लैंड और बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और उस लैंड और बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और उस लोअर को कंपेयर करेंगे उस लैंड और बिल्डिंग की कीमत जितने की दद्दू ने खरीदी थी, विच एवर इज हायर। ये हायर ही 2001 की कीमत मानी जाएगी, ये हायर ही 2001 की क्या मानी जाएगी, कीमत मानी जाएगी। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या कमी है, और फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी। तो यहां लिख देता हूं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 4 लाख। अब भाई समझना आईसीआई वाले कितने खतरनाक हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन में लैंड और बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू दी 1 अप्रैल 2001 की 4 लाख और 31 मार्च 2001 की 3,98,000। एक दिन में बढ़ गई। बालक करेक्ट, पीछे देखो पीछे, बालक इसमें कंफ्यूज। सर मैंने तो याद किया था 2001 की मार्केट वैल्यू लेनी, वो लेनी है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू में 2 डेट दे दी आईसीआई ने, देख रहे हो मजे ले रहे हो। उन्हें पता है कि फॉर्मूले में कोई गलती नहीं करेगा, गलती कहां करेगा, डेट में गलती करेगा वो। फॉर्मूले में तो उसने लिख दिया कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। बोलो भाई समझ में आ गई बात। अब बताओ एफएमवी कब की लेनी होती है, 1/4/2001 की, 31/3/2001 की नहीं, 1/4/2001 की। एचडीवी दे रखी है क्वेश्चन में, तो लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 लाख। क्या लोअर है, दद्दू ने कितनी खरीदी थी, क्या हायर है। तो यहां अब वैल्यू 10,000 की जगह दद्दू कितनी लेनी है। अब साड़ी के फॉल सा मैच हो गया, अब साड़ी के फॉल सा मैच हो गया भाई। अब ये 4 लाख तुम्हारी वैल्यू मानी जाएगी
1 अप्रैल 2001 की कीमत समझ गए? अभी बताऊंगा, पहले ये तो समझ लो, इतना समझ गए ना। यानी कि अगर किसी भी एसेट में आपको कोआ 2001 की पहले की मिलती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स तो मेरे कब से शुरू है, 2001 से। अब 2001 से इन्फ्लेशन इंडेक्स पीछे तो नहीं जा सकता, तो कॉस्ट को आगे लाना पड़ेगा। तो ताई ने बोला दद्दू की 1960 की कॉस्ट को 2001 पे लेके आ। मैंने कहा था कॉस्ट को 60 से 2001 पे लाने का फॉर्मूला बताओ। ताई ने कॉस्ट को 2001 पे 60 पे लाने का ये फॉर्मूला बता दिया। एसडीवी एफएमवी लोअर कॉस्ट विच एवर इज हायर, जो हायर वैल्यू आएगी उसे दद्दू की कोआ मान ली जाएगी। अब उसे इन्फ्लेट कर दो, तो 4 लाख इंटू 363 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 कितना आया? तो दद्दू की कीमत हो गई 1452,000। इतनी बात समझ आई? अब एक बालक कहने लगा सर मेरे पास तो ज्वेलरी है 2001 से पहले की, ज्वेलरी 2001 से पहले की है, भले उस पर इंडेक्स नहीं करूंगा है ना, पर उसकी भी तो मुझे वैल्यूएशन बताओ। अब मेरे दद्दू ने ज्वेलरी खरीदी है ना, मान लो 1960 में ज्वेलरी खरीदी दादी ने, अब वो ज्वेलरी तब खरीदी मान लो 1000 रुपए की, अब वो उसकी कीमत होगी मान लो 1 करोड़ रुपए। 1000 माइनस 1 करोड़, तुमने तो लगभग पूरे 1 करोड़ रुपए टैक्स ले लिया ताई, उसे भी तो। अब ताई ने कहा इंडेक्स तो मैं करती नहीं, देवा इंडेक्स तो मैं, अब इतने पुरानी से तुम इंडेक्स ही नहीं कर रही तो मतलब उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई नहीं, तो ये भी गलत है। अब ताई फंस गई, ताई कहने लगी इंडेक्स करना नहीं चाहती है ना, तो ताई ने ये बोला चलो एक काम करती हूँ, इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं दूंगी, उस 1960 की ज्वेलरी को 2001 पे ला दूंगी, 2001 पे ला दूंगी। तो ताई ने बोला अगर कोई भी कोआ 2001 से पहले की है तो अदर एसेट में फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ द एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001। ये क्वेश्चन में दी गई होंगी बातें है ना, विच एवर इज, बस इंडेक्सेशन मत मांगियो बस, पर क्या मत मांगियो? इंडेक्सेशन मत मांगियो। इंडेक्सेशन तो सिर्फ किस में दूंगी? लैंड और बिल्डिंग, है ना। कब दूंगी? लैंड और बिल्डिंग। बोलो समझ में आ गई बात? नोट कर लिया इतना? अब मैं हटा रहा हूं इस चीज को, है ना। अब तुमने कोआ तो निकाल दी, क्या निकाल दी तुमने? कोआ निकाल दी। अब कोआ के बाद क्या माइनस करूंगा? इकोआ। इकोआ कब हुई पहली? हाँ इकोई कब हुई? 1980। अब इसको कैसे करूं भाई? शेम, क्या शेम? कितने की करी? इनटू डिवाइड बाय 100। अब इस पे क्या फॉर्मूला लगाऊं? इसे 2001 पे लाने के लिए क्या करूं? एसडीवी और एफएमवी विच एवर इज, एफएमवी किसकी? एसडीवी किसकी? नहीं समझे? अब तुमने बोला एसडीवी और एफएमवी विच एवर इज हायर। तुम मुझे बताओ नशेड़ियों, सूखा नशा करने वालों, एफएमवी किसकी थी? वो 4 लाख रुपए। निकम्मो, एफएमवी किसकी थी? 4 लाख रुपए घर की। किसकी एफएमवी है? घर की है। जब घर की एफएमवी तुमने इस वाले फॉर्मूले में ले ली थी, समझे, एक वैल्यूअर आया और उसने बोला 2001 में कि मैं तुम्हारे पूरे घर की कीमत होगी 2001 में 4 लाख रुपए, तो
तो पूरे घर की कीमत है, एक फ्लोर की कीमत है, पूरे घर की है ना, पूरे घर की कीमत है ना। और पूरे घर की कीमत का मजा तुमने कहां ले लिया? इकोवा में ले लिया। अब तुम कह रहे पूरे घर की कीमत का मजा फर्स्ट फ्लोर पे भी दो, फिर वो 4 लाख का मजा तुमने यहां ले लिया, फिर सेकंड फ्लोर पे भी दो, थर्ड, तो 16 लाख की तुमने FM 2001 में बना ली। समझ रहे बात को? कहने का चप्पल खाए रबड़ वाली मेरी, रिलैक्सो, रिलैक्सो लाओ, रिलैक्सो। नहीं समझे बात? अरे जब तुमने फर्स्ट फ्लोर को 2001 तक में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, जब 2001 की वैल्यू, जब तुमने ये 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू देखी, तो ये किसकी वैल्यू है? ये बाबू ये वैल्यू किसकी है? घर की। और जब ये घर की वैल्यू है तो इसमें फर्स्ट फ्लोर हो गया, इंक्लूड हो गया नहीं हो गया? इसमें सेकंड फ्लोर हो गया नहीं हो गया? तो जब तुमने इसी मार्केट वैल्यू में सारे फ्लोर इंक्लूड कर लिए, तो अब क्यों ले रहा है भाई? अभी चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नील। 1980 की वैल्यू क्या हुई? अगली कब हुई इंप्रूवमेंट? 1995 की भी क्या हो गई? क्योंकि 2001 में इंक्लूड है। अगला कब था? 2000 या 2001? तो 2000 की भी क्या हो गई? क्योंकि मार्केट वैल्यू मैंने कब ली है? तो ये सारी वैल्यू नील हो गई, बिकॉज ऑल द वैल्यूज ऑलरेडी कवर्ड इन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या? रात की बात समझ में आई? इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 क्वेश्चन में से बाबू काट देना, वरना गलती हो जाएगी। मतलब ऐसे मत रगड़ देना पेपर ही फट जाए, हमें पागल बनाना, पता लगा पीछे वाला डेटा मिट गया, अरे पीछे क्वेश्चन में क्या था, है ना? प्यार से काट देना, तुम समझ जाना ICAI यहां हमारे साथ घपला करना चाह रहा है, इसलिए जानबूझ के इंप्रूवमेंट बिफोर 2001 दे रखी है, जिसकी जो ऑलरेडी किसमें कवर है? मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 में वो कवर है। लेकिन 1 अप्रैल 2001 में मार्केट वैल्यू में सब कवर हो गया, पर 1 अप्रैल 2001 के बाद कुछ तो आया होगा। कौन सी इंप्रूवमेंट हुई? चौथा फ्लोर कब बना? तो बस भाई यहां फॉर्मूला लगा दो, कितने रुपए का? 10 लाख इंटू 363 फरवरी 2010। पागल होगी दीदी? फरवरी 2010 कौन सा ईयर हुआ? 10 11 9 10। तो फिर फरवरी 2010 ईयर कौन सा हुआ? है ना? तो कितना आया? अब बस सिंपल, कितनी वैल्यू आ गई? 24। अब बताओ, सेल माइनस ये सारी कॉस्टिंग, सेल माइनस सारी कॉस्टिंग कर दो, क्योंकि असेट 24 महीने के बाद बेची गई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। 6095297। इस पे टैक्स का रेट कितना? 12,19,60। आ गया नहीं आ गया? तो अभी मैंने इसको किससे किया? विद इंडेक्स। अब इसको किससे करता हूं? विदाउट इंडेक्स। विदाउट इंडेक्स तो सिंपल है, सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ माइनस कोवा निकालो, हाँ एसेट जब भी 2001 से पहले की होगी तो वैल्यू तो निकालनी है, हमेशा निकालनी है, इंडेक्स करो ना करो वैल्यू तो निकालनी है। अब क्योंकि लैंड और बिल्डिंग है तो लैंड और बिल्डिंग वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे निकालेंगे? एसडीवी और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001। एसडीवी नॉट एप्लीकेबल, एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 4 लाख क्या हायर है? 4 लाख।
4 लाख और कॉस्ट क्या हायर है, वो क्या लो क्या है, सॉरी ये लोअर आएगा, क्या हायर है 4 लाख, तो सीधा 4 लाख माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, विच एवर इज हायर, 4 लाख ही तो आएगा। 4 लाख आ गया, ठीक है। तो मेरी कोआ कितनी आ गई, कोआ आ गई मेरी 4 लाख। इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले क्वेश्चन में से काट देनी है, इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले क्वेश्चन में से काट देनी है। तो लेकिन 2001 के बाद की तो इंप्रूवमेंट लेंगे, तो 2000 फरवरी 10 की इंप्रूवमेंट, फरवरी 2010 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स तो करना ही नहीं है कहीं भी, कितना आ गया 10 लाख। अब कितनी आ गई वैल्यू 86 लाख। अब बताओ इस पे कितना टैक्स दूंगा 12.5%, कितना आ गया, क्या कम है 10.75। तो इसको मैं इस वाले से सॉल्व करूंगा, मतलब ये चूज करूंगा, हाँ दोनों दिखाने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। सुनो अब ये जो पता कब लगता है, ये ताई ने जो अमेंडमेंट करी थी, ये करी थी 23 जुलाई 2024 को, हाँ ठीक है। ताई ने बोला कि ये फॉर्मूला लगेगा अगर तुमने असेट बाय करी हो, बाय बिफोर 23 जुलाई 2024। जैसे अब बताओ दद्दू ने कही कब बाय 1960 में, इससे पहले लैंड और बिल्डिंग कब बाय करी, पहले वाले एग्जांपल में 2010 में, तो 23 जुलाई 2024 से पहले तो परचेजिंग हो लैंड और बिल्डिंग की, और बेचा कब गया हो सेल आफ्टर 23 जुलाई 2024। समझ में आ गई बात। अब तुम अगला सवाल पूछो मैं, नहीं समझे अगला, हाँ तुम्हारे लिए ना अगला सवाल, हाँ अगला सवाल तुम्हें यह पूछना चाहिए था कि दद्दू ने बाय करी एसेट 2010 में 1960 में, उन्होंने बेच दी मई 24 में, जून 24 में। अब बताओ, अब बताओ कब बाय करी, बिफोर 23 जुलाई 2024, और सेल भी कब कर दी बिफोर 23 जुलाई 2024। तो ताई ने बोला फिर अमेंडमेंट लगेगी नहीं, फिर लगेगा पुराना लॉ। पुराना लॉ बहुत सिंपल था, इंडेक्स करो खेल खत्म करो, नो कंपैरिजन, सिर्फ क्या करो, यानी कि ये पुराने लॉ में करना ही नहीं है, समझे, बोलना मेरे साथ। असेट खरीदी जुलाई 24 से पहले, बेची जुलाई 24 के बाद, तो कंपैरिजन। असेट खरीदी जुलाई 24 से पहले और बेची भी जुलाई 24 से पहले, यानी बेचेगा तो तुम्हारे ईयर में, तभी तो कैलकुलेशन होगी। असेट खरीदी जुलाई 24 से पहले और बेची तुम्हारे जुलाई 24 से पहले, यानी अप्रैल 24 में, मई 24 में, जून 24 में, या 15 जुलाई 24 में, 16 जुलाई 24 में, तो क्या करें, तो कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ क्या करो ओनली एंड ओनली इंडेक्स। ये सिनेरियो 1 हो गया। अब ये केस 2, असेट बाय बिफोर 23 जुलाई 24, सेल इन माई प्रीवियस ईयर, कब, अप्रैल, मई, जून और टिल 22 जुलाई 2024। तो क्या रहेगा, नो कंपैरिजन, ओनली इंडेक्स फॉर्मूला। ओनली इंडेक्स फॉर्मूला। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये किस एसेट पे लगेगा, ऑल एसेट्स। किस पे लगेगा, ऑल एसेट, मतलब लैंड और बिल्डिंग पे भी और ज्वेलरी वगैरह पे भी। समझ में आई बात। तो
इसमें तो लिखना लैंड और बिल्डिंग, और इसमें क्या लिखना ऑल एसेट, है ना। पहले केस में तो ये कंपैरिजन करना है, पहले केस में करना है कंपेयर कॉन्सेप्ट। दूसरे केस में लैंड और बिल्डिंग कब खरीदी, जुलाई से पहले, बेची भी कब, जुलाई से पहले। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना है इंडेक्स, उसमें बिना इंडेक्स की कंपैरिजन नहीं करना, है ना। और इंडेक्स करने के बाद तुम्हें पता है टैक्स का रेट कितना होगा, ताई कह रही जब इंडेक्स का मजा दे रही हूं तो टैक्स तो 20% ही देगा, समझ गई बात। तो तुम्हारे मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है ना, उसमें एक लैंड और बिल्डिंग परचेज की गई है जो खरीदी गई है कब, मतलब 2005 में 2006 में खरीदी गई है, और उसमें लिखा है इट इज सोल्ड ऑन अप्रैल 2024। तो बच्चा एग्जाम में ये गलती कर रहा है, समझ में आई ना बात। कंफ्यूजन यही है, बच्चे को लगता है ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, इंडेक्स करके ये 20% निकाल के खेल खत्म कर देना है, समझ गए। तो अपने लैंड और बिल्डिंग के, स्पेशली लैंड और बिल्डिंग के क्वेश्चन में पढ़ लेना बेची कब है ना, राइट। तो आज का होमवर्क यही है, घर पे जाके मॉड्यूल का क्वेश्चन, तुम्हें पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, एक इलस्ट्रेशन होती है, जो उसके इलस्ट्रेशन के अलावा जो क्वेश्चन दे होते हैं, हाँ टेस्ट वाले, उसमें लैंड और बिल्डिंग के क्वेश्चन ढूंढना और उसमें क्वेश्चन करना। उसमें अगर कुछ एग्जामिनेशन वाली बात दे रखी हो ना, उसे छोड़ देना, क्योंकि वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक तुम यहां तक पहुंच जाओगे, तुम यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। समझ ना बात, समझे कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये करना है भाई, मुझे जो ऐसा लगता है कि ये पूछना लाजमी है, क्योंकि अब चाहे अगला साल हो, उससे अगला साल हो, उसमें तो असेट कब बिकेगी, जुलाई 24 के बाद ही तो बिकेगी, है ना। कब बिकेगी बोलो, है ना, समझ में आई ना बात। तो मुझे लगता है कि पूरा, लेकिन भैया आई से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कुछ कह नहीं सकते भाई, ठीक है। अब इस बात को मैं और बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम भी कहोगे सर मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। पहले तो देखो ये लिखी बात, पढ़ना खतरा बना के क्या लिखा है, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट शैल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ, इंडेक्सेशन का मजा देना ही, लेकिन किसको देना है, और लैंड और बिल्डिंग को मजा देगा तो कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, बोलो। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल होश में कर लेना, है ना। ये HW, ये है ना, राइट। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी ये 3, ठीक है, 31, 32, 33 और ये 35, ठीक है। अब देखो जो मैंने तुम्हें बात समझाई, है ना, वो बात इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी कन्वर्सेशन हुई भाई, देखा होगा ना ये वाला सीन, देखा नहीं देखा, कहां पर, अरे गूगल पर, जय और मौसी, बोल मत लेना, ये वाली बात। ऐप तो चलता ना तुम्हारे ढंग से,
ऐड पहले करोगे। समझ गए? अब यही बात मौसी मॉडर्न जमाने में कर रही है हमारी, है ना, और वो कर रही है भाई ताई के साथ। इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी, ये तो ऊंचे ऊंचे खानदानों का शौक है। तो मौसी अंग्रेजी, मौसी भाई मॉडर्न हो गया, अंग्रेजी बात कर रही है। मौसी कह रही है व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि इंडेक्स का जो ऑप्शन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलेगा नहीं मिलेगा? तो वीरू कह रहा है, जय कह रहा है ताई मौसी मिलेगा, पर कब मिलेगा? और वो भी कब? कि वो लैंड और बिल्डिंग कब परचेस की हो और बेची कब हो? टैक्स कैसे लगेगा? और 20%? फिर मौसी बोली इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई भी एसेट परचेज करूंगी 22 जुलाई तक, तो क्या उस पर इंडेक्स मिलेगा? ऑल द एसेट, क्या सारी एसेट पे इंडेक्स मिलेगा? अरे नहीं मौसी, समझी नहीं, सिर्फ किस पे मिलेगा? ओनली लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब अदर एसेट पर नहीं मिलेगा। फिर मौसी को कहने लगी कि ये बात तो समझ में आ गई, अच्छा बेटा एक और बता, ये पार्टनरशिप कर ली अगर बसंती से, उसने लैंड और बिल्डिंग खरीदा, फिर पार्टनरशिप में बेचा, उस पर भी इंडेक्स मिलेगा? अरे नहीं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। इंडेक्स का बेनिफिट किसको मिलता है? इंडिविजुअल और तो कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, इनको इंडेक्स का मजा नहीं मिलेगा। अच्छा मौसी, एक और बता, मेरा लड़का आया है, बसंती का भाई विदेश से आया है, विदेश से नॉन रेजिडेंट है ना, उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है रामगढ़ में, उसने अपनी जमीन बेच दी, इंडेक्स का मजा लेगा? अब क्या कहूं मौसी, समझ ना, अब क्या कहूं मौसी कि इंडिविजुअल एचयूएफ भी कौन से होने चाहिए? ओनली रेजिडेंट। फिर मौसी ने क्या पूछा? बेटा एक बात और बता दो, अगर मैं अपना घर बेचती हूं और घर बेच, जैसे हम करते हैं ना, सैलरी में बेचा और सैलरी निकाली, नीचे रिडक्शन मिली, हाउस प्रॉपर्टी निकाली, नीचे सेक्शन 24 की रिडक्शन मिली, ऐसी कैपिटल गेन में कैपिटल गेन निकालने के बाद, है ना, जब हम निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेंगे, तो कैपिटल गेन निकालने के बाद टैक्स नहीं लगाना होता। कैपिटल गेन निकालने के बाद बाकी हेड वाले इसे बोलते हैं डिडक्शन, ताई कैपिटल गेन में क्या बोलती है? एग्जम्पशन। तो मौसी कह रही है अच्छा ठीक है, कैपिटल गेन निकालने के बाद मुझे एग्जम्पशन तो देगा, है ना। एग्जम्पशन कब मिलती है? अगर मैं उस कैपिटल गेन को कहीं इंडेक्स इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे एग्जम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? अब सुनना ध्यान से। जय ने बोला देखो मौसी, बात ऐसी है कि इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ टैक्स निकालने के लिए यूज किया गया है कि पहले तुम क्या करो, इंडेक्स करो, 20% टैक्स दो, फिर विदाउट इंडेक्स करो और 12.5% टैक्स दो। अगर तुम्हें मौसी, ओ मौसी की भांजी हो, सुन लो, मौसी को ये सबसे खतरनाक बात ये लगी, इसलिए बहुत दुख का इमोजी बना के लगाई है मैंने, कि अगर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन का मजा लेकर फिर तुम एग्जम्पशन घटाने के बाद रिड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालोगे? यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया दद्दू का, मान लो तुमने निकाला, मान लो 50 लाख का फॉर एग्जांपल, तो तुमने 50 लाख में से ताई ने बोला जितना इन्वेस्ट कर देगा ना, जहां मैं बोलूंगी वहां इन्वेस्ट कर, और वहां तो इन्वेस्ट कर दे, मैं तेरा क्या कर दूंगी, कैपिटल गेन घटा दूंगी। तो मैंने 50 लाख में से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रह गया? 10 लाख। तो ताई ने बोला अब 10 लाख पे टैक्स दे दे। 10 लाख पे टैक्स दोगे? ताई ने बोला ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जिसमें से तू क्या घटाएगा? एग्जम्पशन घटाएगा। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जिसमें तू क्या घटाएगा? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड और बिल्डिंग पर कौन सा होना चाहिए? विदाउट इंडेक्स करके। समझ ना बात? इसका मतलब अगर मैं ऊपर जाऊं, अब होश में सुनना क्या क्या लिख रहा हूं मैं, अगर मैं इसको
यहां पे आऊं, यही था भाई, लैंड और बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यही था, तुमने यहां लिखा था। अब लैंड और बिल्डिंग में अब मुझे क्या देनी है, एग्जम्पशन देनी है, ठीक है। तो ताई ने बोला एग्जम्पशन के लिए लैंड और एग्जम्पशन के लिए एसेट क्या होनी चाहिए, लटका। तो तेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एग्जम्पशन दे दूंगी। अब बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जब एग्जम्पशन दी जाएगी तो यहां से ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां से एग्जम्पशन दूं या यहां से एग्जम्पशन दूं? तो इंडेक्स वाले में एग्जम्पशन देनी है नहीं। ताई ने बोला इंडेक्स टू करेगा तो एग्जम्पशन कम मिलेगी, जब तू विदाउट इंडेक्स करेगा तब एग्जम्पशन का मजा दूंगी, इंडेक्स में नहीं दूंगी। तो इसका मतलब अब लैंड और बिल्डिंग में जाकर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अपडेट करेंगे, माइनस एग्जम्पशन, फिर जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, ये होगा टैक्सेबल, और इसको यही टैक्सेबल करना है, इसको एग्जम्पशन नहीं देनी। तो ताई ये कहना चाह रही है कि एग्जम्पशन जब मिलेगी जब तो इंडेक्स नहीं देगा। यानी अगर मैं बोलूं अब ये तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया लैंड और बिल्डिंग का, कंप्लीट फॉर्मूला, और बाकी एसेट को भी क्या देनी है, एग्जम्पशन देनी है ना। तो वहां तो इंडेक्स हो ही नहीं रहा, तो मैं अदर एसेट में आता हूं, ठीक है। अब मैं अदर एसेट में आता हूं, अब अपना अदर एसेट वाले डायग्राम पे आओ, चार्ट पे आओ। अदर एसेट वाले चार्ट पे बताओ एग्जम्पशन शॉर्ट टर्म पे मिलेगी नहीं, हमेशा किस पे मिलेगी, जब एसेट लॉन्ग टर्म करोगे तभी एग्जम्पशन का मजा मिलेगा। तो यहां एग्जम्पशन मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि यहां इंडेक्स थोड़ी कर रहे हैं। तो माइनस क्या कर दूं, एग्जम्पशन, और ये मेरा आ गया नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सुना की बात, बोलो। ये जय समझा रहा ताई को, ये जय समझा रहा है, बोलो बाबू, ताई को, है ना। अब पढ़ के देखते किस भाषा में समझा रहा है, यानी जय मौसी को समझा रहा है ये बात। देखो क्या कह रहा है, अब इस कन्वर्सेशन को घर पे 10 बार पढ़ना है, 10 बार, तो कभी गलती नहीं होगी। है मजाक मजाक की बात है, पर इतनी गहराई की बात है, इसमें से एमसीक्यू भी बनेंगे। ओ भाई, इसमें से एमसीक्यू भी बनेंगे तुम्हारे एग्जाम में, और इसमें से कॉन्सेप्ट भी निकलेंगे। अब ये कन्वर्सेशन देखो, जो सबसे खतरनाक कन्वर्सेशन है, ये वाली मौसी और जय के बीच में। अब मौसी, ऐसी बात है, इंडेक्सेशन जो कॉन्सेप्ट ताई कह रही है इंडेक्स लगाना, ये सिर्फ किसके लिए लगाना है, टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, है ना। कि तुम 20% से कितना टैक्स दोगे और 12.5 से कितना टैक्स दोगे, और मैं जो कम होगा वो चूज कर लूंगा। लेकिन ताई, सबसे खतरनाक बात, लेकिन ताई अगर एग्जम्पशन देनी है तो एग्जम्पशन के लिए आपको कैपिटल गेन कैसा निकालना पड़ेगा, विदाउट इंडेक्स वाला कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। कैसा निकालना पड़ेगा, विदाउट कैपिटल गेन वाला टैक्स निकालना। समझ में आ गई बात, इसलिए फॉर्मूला अपडेट करा दिया, क्योंकि जय मौसी को कह रहा है कि मौसी, बात तुम्हारी सही है कि मुझे हर चैप्टर की तरह डिडक्शन देनी है, हाउस प्रॉपर्टी की तरह डिडक्शन देनी है, लेकिन कैपिटल गेन में डिडक्शन का नाम क्या रखा, एग्जम्पशन। तो हर चैप्टर में जब हम अपने अमाउंट में से कुछ डिडक्शन देते हैं तो यहां जो एग्जम्पशन देनी है, क्या घटा दूं? तो जय ने बोला ताई घटा देना, है ना। जय ने बोला मौसी घटा लेना, पर इंडेक्स वाले में मत घटाना, इंडेक्स नहीं कर सकती आप, ठीक है ना। इसलिए ताई ने क्या बोला, इवन इफ यू हैव लॉस आफ्टर इंडेक्स, सच लॉस वुड नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एज विदाउट अदर कैपिटल गेन। समझ में ना बात, इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू हैव सम लॉस आफ्टर इंडेक्स, तुमने इंडेक्स किया तो पता लगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह क्या आ गया,
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, नेगेटिव में आ गया, लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। तो ताई ने बोला वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो क्या नहीं करने दूंगी, कैरी फॉरवर्ड। तो अगली बात की बात है, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं करने दूंगी। जैसे हमने कहां सीखा था हाउस प्रॉपर्टी में, कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया तो सैलरी से मांग लेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया तो कैपिटल गेन से मांग लेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया तो पीजीबीपी से मांग लेगा, और जब भी ना मांग पाए तो अगले साल ले जाएगा। तो ताई ने बोला भाई एक तो तू मांग ही नहीं सकता, किसी और से एडजस्ट भी नहीं करने दूंगी, और किसी और से एडजस्ट ना करने के बाद तू कहेगा चलो ताई तुमने मेरे दोस्तों से तो एडजस्टमेंट करने नहीं दी, तो मुझे अगले साल कुदा दो, 2025 का लॉस था 2026 में कुदा दो। ताई ने कहा तू कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे तुझे, जो तेरा लॉस आया उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे डेड मान लियो। तो ताई ने इंडेक्स का मजा तो दे दिया, पर ताई इंडेक्स के फेवर में नहीं है। ताई कह रही है इंडेक्स करो ही मत, भूल जाओ इंडेक्स। तुमने लड़ झगड़ के लैंड और बिल्डिंग पे ले लिया मुझसे इंडेक्स, अगर तुमने लैंड और बिल्डिंग में मुझसे इंडेक्स ले लिया तो इंडेक्स निकालने के बाद जो कैपिटल गेन आएगा, एक तो उस पर क्या देना है 20%, फिर जो इंडेक्स निकालने के बाद जो कैपिटल गेन आएगा उस पर क्या मत घटा दियो, एग्जामिशन, तो सीधा क्या दियो 20%। और इंडेक्स निकालने के बाद अगर लॉस आया तो किसी और भाई बंधु से भी एडजस्ट भी नहीं और अगले साल भी नहीं, सारे बेनिफिट तो छीन लिए। सिर्फ क्या कर रखा है, कॉस्ट को इन्फ्लेट करके कितना दे दे 20%। समझ ना बात। तो मौसी ने फाइनल वर्ड ये बोले, ठीक है बेटा मैं समझ गई कि तू ये कहना चाह रहा है कि इंडेक्सेशन वुड बी अवेलेबल, इंडेक्सेशन तो मिलेगा बट ओनली फॉर लैंड और बिल्डिंग, बट ओनली फॉर। तुम बताओ जय के बोलने से पहले सही बोल रही नहीं बोल रही ताई, क्यों इंडेक्सेशन मिलेगा ओनली फॉर लैंड और बिल्डिंग, तो मिलेगा अदर साइड पे तो मिलेगा नहीं, सर किस पे मिलेगा, सही बोल गई मौसी, समझ गई नहीं समझ गई, अरे मौसी समझ गई तो बहन तू भी समझ गई नहीं समझ गई, है ना। तो इंडेक्सेशन मिलेगा पर किसके लिए मिलेगा, नॉट फॉर अदर एसेट, समझ गई बात। यानी कि ज्वेलरी पे नहीं मिलेगा, पेंटिंग पे नहीं मिलेगा, शेयर्ड वेंचर पर। फिर ताई ने बोला अच्छा दूसरी बात बेटा मैं ये समझ गई, अगर कोई नॉन रेजिडेंट होगा, फर्म होगी, कंपनी होगी, उन्हें इंडेक्स नहीं मिलेगा। ये बात तुम समझ गए नहीं समझ गए। यानी इंडेक्सेशन सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ वो भी रेजिडेंट, बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ वो भी, इंडिविजुअल भी रेजिडेंट और एचयूएफ भी रेजिडेंट। ताई ने बोला बेटा इतनी ऊपर की बात में मैं तीसरी बात भी समझ गई, इट वुड बी यूज्ड इंडेक्स, इट मतलब इंडेक्स, इंडेक्स वुड बी यूज फॉर टैक्स कैलकुलेशन ओनली, कि मैं पहले इंडेक्स करूंगा 20% टैक्स निकालूंगा, फिर मैं इंडेक्स नहीं करूंगा और 12.5 टैक्स निकालूंगा, सिर्फ इसके लिए यूज होगा। अगर मुझे एग्जम्पशन चाहिएगी तो इंडेक्स वाले फॉर्म एग्जम्पशन इंडेक्स वाले पे नहीं, किस पे, नॉन इंडेक्स पे एग्जम्पशन देनी है, इधर वाले साइड फॉर्मूले के, ये लिखी बात। बट कैन नॉट बी, इंडेक्सेशन कैन नॉट बी कंसिडर फॉर एग्जम्पशन, यानी इंडेक्सेशन शैल नॉट बी कंसिडर फॉर, इंडेक्सेशन कैन नॉट बी कंसिडर फॉर। ऊपर इतनी लंबी चौड़ी बातचीत में किसके बीच में, मौसी और जय के बीच में, ये 3 बातें निकल के आई कि जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, नाचने वाली के भी जाता है। 3 बातें निकल के आई ना, वाह बेटा वाह, कितनी बुराइयों पर दोस्त की तारीफ ही निकल ली है। ऐसी ताई ने बोला 3 बात, तो दुनिया ने बोला वाह ताई वाह, कितनी ही बुराई हो लेकिन तारीफ हमेशा ताई की करते रहनी है। पहली तारीफ, इंडेक्सेशन सिर्फ किसको मिलेगा, दूसरी तारीफ सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, वो भी रेजिडेंट वाले, और तीसरी तारीफ इंडेक्सेशन ले लिया तो ना एग्जम्पशन का मजा, ना एडजस्टमेंट का मजा, ना कैरी फॉरवर्ड का मजा। तो भाई वीरू की में 3 कमियां थी, तो ताई ने इंडेक्स में भी अपनी कमी गिना दी कि लैंड और बिल्डिंग में मिलेगा, आगे इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगा, और तीसरी तारीफ एग्जम्पशन का कोई मजा नहीं मिलेगा, और ना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मजा मिलेगा। बोलो समझा गया ना बात। कब यार इतना दिमाग लगा तो खोपड़ी खराब हो गई मेरी से बनाते हुए, सारा डेटा इकट्ठा करा, फिर इन सब बातों को जोड़ा, ताली नहीं बजाते मेरे लिए भाई, इसकी बहुत ईगो है भाई,
ये कह रहा है ताली बजाने के लिए भी मैं लोग रखूंगा, है ना। कॉमेडी शो में गया एक बालक ऐसा ही, खूब तगड़ी कॉमेडी, लोग हंस रहे हैं, ये सब ये क्यों नहीं हंसते, हंसाने के लिए एम्प्लॉय रख रखे हैं, हंसाने के लिए एम्प्लॉय, है ना भाई। भाई थोड़ी तो बनती है, ताली नहीं बनती कोई नहीं, मजे लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए ऐसे बच्चे। अब इसलिए मैंने क्या बोला कि एक ऐसी कन्वर्सेशन डिजाइन करूंगा कि एक तो थोड़ा दिमाग में मूवी कुछ ऐसा बोझ ना है कि ये भी लॉ है ये भी लॉ है। अब देखो तुम्हें मूवी याद नहीं रखनी, मैंने तो इसलिए देखा कि भैया देखो वीरू में 3 कमियां थी, जुआ खेलता था, शराब पीता था, नाचने वाली के जाता था। ऐसी ताई में भी 3 कमियां हैं। इंडेक्सेशन सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को दिया, किसी और को नहीं दिया। दूसरा इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया, किसी और रेजिडेंट किसी और को नहीं दिया। तीसरा ना एग्जामिनेशन का मजा, ना कैरी फॉरवर्ड का मजा, ना सेट ऑफ का मजा। ले लो इंडेक्स, ले लो इंडेक्स, आईने का ले लो इंडेक्स। सब सबसे खतरनाक कमी पता है क्या है? एग्जामिनेशन नहीं दे रही ताई। और सबसे बड़ा फायदा किसमें होता है कैपिटल गेन का? एग्जामिनेशन में। किसमें होता है? एग्जामिनेशन में ही होता है ना। क्योंकि इंडिया के सारे लोग एग्जामिनेशन ले लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन लेना यहां बहुत आसान है। वो पढ़ेंगे जब एग्जामिनेशन वाले टॉपिक में आएंगे ना, तब पढ़ेंगे एग्जामिनेशन क्यों आसान है कैपिटल गेन में, है ना। और ताई ने बोला कि तूने अपना घर बेचा और तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, तो ताई ने बोला उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दूसरा घर खरीद ले, है ना, तो तेरा कैपिटल गेन माफ। भाई मैंने अपना, मेरे नाम पे घर है, मैंने अपना घर बेचा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 50 लाख। ताई ने बोला इस 50 लाख से क्या खरीद? घर खरीद और 50 लाख माफ। लेकिन मैं 50 लाख का घर प्रॉफिट कमाकर 50 लाख रुपए घर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, कैपिटल गेन माफ हो जाएगा पूरा का पूरा। नेट आंसर कितना आ जाएगा? नील। लेकिन ये कब? जब मैं इंडेक्स नहीं करूंगा। जब मैं इंडेक्स, तो मैं करूंगा क्यों फिर इंडेक्स? जब आप मुझे इतनी बड़ी 50 लाख के जितना प्रॉफिट है 50 लाख, ताई ने बोला जिसका प्रॉफिट है 10 करोड़, वो 10 करोड़ का नया घर ले ले, पूरा कैपिटल गेन माफ। समझ रहे हो? मैंने घर बेचा, मेरा प्रॉफिट कितना आया? 10 करोड़। ताई ने बोला 10 करोड़ का क्या ले ले? पुराना घर बेच के नया घर ले ले, 10 करोड़ का प्रॉफिट माफ। तो ताई ने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ माइनस एग्जामिनेशन 10 करोड़, नेट कैपिटल गेन नील। लेकिन ऐसा माइनस 10 करोड़ करके नेट कैपिटल गेन नील जब बोलूंगा जब तू एग्जामिनेशन नहीं ले और जब तू इंडेक्स नहीं लेगा। तो क्यों लूंगा मैं इंडेक्स? जब मुझे एक ही झटके में पूरा कैपिटल गेन 0 हो रहा है तो इंडेक्स करूंगा क्या? बहकाने के लिए कर रखा है बस इंडेक्स, बहकाने के लिए। इंडेक्स करके कोई भी फायदा ताई आपको क्या नहीं कर रही? नहीं दे रही। ठीक है, तो भाई बहुत ही खतरनाक क्लास थी आज की। जय वीर, इस कन्वर्सेशन को कम से कम कितनी बार पढ़ना है? 10 बार पढ़ के आना, और एग्जाम से पहले भी। तो अगर मैं आज का बिल्कुल फाइनल वो बोल दूं, है ना, कि आज की क्लास को अगर मैं बिल्कुल क्रक्स निकाल दूं, सम अप कर दूं, तो पिछली क्लास इतनी खतरनाक नहीं थी, जिसकी छूट गई वो तो समझ जाएगा। सुबह दोपहर जाप करो, क्या सेट है क्या सेट नहीं है, इसको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि क्लास में बैठने में एक अलग माहौल होता है और वीडियो में देखने का अलग माहौल होता है। और बच्चा सुबह क्या करता है? 1.5x पे देख लेंगे, पराग सर की तो हम 2.5x पे देख लेते हैं समझ आई बात? पहला कॉन्सेप्ट, लैंड और बिल्डिंग एक अलग एसेट है ताई की नजरों में, और अदर एसेट का सेम लोचा है। लैंड और बिल्डिंग अगर तुमने बेची है क्या? हाँ, खरीदी बिफोर 2024, सेल आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो क्या होगा? तो कंपैरिजन होगा। पहले इंडेक्स करके टैक्स दूंगा 20%, नो इंडेक्स टैक्स दूंगा 12.5%, जो कम होगा वो चूज कर लूंगा। अगर मैंने खरीदी पहले थी और सेल कर दी बिफोर 23 जुलाई 2024, ओनली इंडेक्स फॉर्मूला, टैक्स एट द रेट 20%, यही था। इसके क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, दद्दू वाला भी यही कराया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा? अदर एसेट में क्या होता है बाबू?
अदर असेट में, अदर असेट में क्या होगा? सीधा सिंपल फॉर्मूला विदाउट इंडेक्स वाला। अदर असेट कौन सी हो गई? अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। अगर मान लो, चलो एक और चीज लिखता हूं, अगर लैंड और बिल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ माइनस कोई माइनस एक्सपेंस ऑन सेल क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अगर अदर असेट है तो, अदर असेट है तो सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ माइनस कोई माइनस एक्सपेंस क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि अदर असेट तो इंडेक्स करना ही नहीं है, ठीक है। बोलो यही तो पढ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अगर लैंड और बिल्डिंग एसेट होती है, इंडेक्स होती है, इफ देयर इज ए इंडेक्सेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या होगा? तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? कोआ को इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, ये होता है ना। इसे बोलते थे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कोई के क्या करेंगे? कोई बिफोर 1 अप्रैल 2001 इग्नोर, कोई बिफोर, कोई आफ्टर 1 अप्रैल 2001 कैलकुलेट। यही तो होगा, बोलो यही तो होगा, नहीं होगा? और एक और बात, अगर तुमने इंडेक्स किया है लैंड और बिल्डिंग को, ठीक है, जो अभी पढ़ा हमने, क्या एग्जम्पशन मिलेगी? बोलो भाई, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्या लिख दूंगा? अगर ये क्या कर रहा हूं, इफ इंडेक्स नो एग्जम्पशन, एक तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नो कैरी फॉरवर्ड, नो सेट ऑफ, और इंडेक्सेशन भी सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यही तो पढ़ा आज की क्लास में, है ना। इसको ढंग से रिवाइज कर लेना और उस कन्वर्सेशन को याद कर लेना। हालांकि जो कन्वर्सेशन का इफेक्ट मैं तुम्हें यहां बता चुका हूं, यह है इंडेक्स के साइड इफेक्ट। इंडेक्स के साइड इफेक्ट्स। और ये इंडेक्स सिर्फ किसमें होता है? लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग के इंडेक्स के साइड इफेक्ट हैं। तो लैंड और बिल्डिंग को पहले इंडेक्स करना है, फिर विदाउट इंडेक्स करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अगर 2 जुलाई 24 से पहले तो फिर इंडेक्स करना है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। सटका के फॉर्मूले और अदर असेट का फॉर्मूला विदाउट इंडेक्स वाले हैं। अगर लैंड और बिल्डिंग को इंडेक्स करता हूं तो कोआ को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, कोई को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, 2001 से पहले की कोई को इग्नोर करने का, जैसा दद्दू वाला क्वेश्चन था। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इंडेक्स कर रहा हूं लैंड और बिल्डिंग को, तो ना एग्जम्पशन मिलेगी, ना कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, ना सेट ऑफ मिलेगा। बोलो भाई, तो मैं बात, क्वेश्चन कौन से घर के लिए? दीदी, ओ दीदी सुन मेरी बात, क्वेश्चन कौन से घर के लिए? हाँ, उसमें वो वाला छोड़ देना, सन ऑफ सरदार वाला, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है। सरदार जी वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी वो क्वेश्चन करके आने हैं। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। होश में पढ़ के आना, ये कई बार रिवाइज करके। थैंक यू।